अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, 7 जजेस की बेंच बैठती है और जो मेजॉरिटी आती है वो आई 4:3 की, जिसमें 4 ने फेवर करा है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की मेजॉरिटी आ रखी है। 3 अगेंस्ट भी गए हैं, क्या क्या उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दी उसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपका रहेगा जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, माइनॉरिटी स्टेटस को देखने के लिए जजेस की बेंच बिठाई। पहले 3 जजेस बैठे थे 2019 के अंदर, उसके बाद अभी बोला कि दोबारा से ये रिव्यू करना पड़ेगा कि वेदर ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसके पास अभी भी माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं। तो तभी ये वर्डिक्ट कितना आया है, 4:3, 4 मेजॉरिटी में है कि हाँ जी इसका जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो अभी भी वैलिडेशन में है। तो मेजॉरिटी का देखोगे आप 4 जजेस ने हाँ करी है, जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हेड करा, कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी। अभी कौन है, संजीव खन्ना। ठीक है, तो नाउ मंडे से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरेक्टर के ऊपर मेन फोकस करा गया है, तो बार बार माइनॉरिटी शब्द आपको देखने को मिलने वाला है। माइनॉरिटी जो होती है ये 2 बेसिस पे बनती है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप बोलोगे कि वो माइनॉरिटी है। एक शब्द होता है मेजॉरिटी, मतलब ज्यादा दर्रा दिखेगा आपको वहां पे, एक है जिसमें कम लोग होंगे। 2 चीजें, 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं कि माइनॉरिटी किसको बोलेंगे हम। वो रहती है एक तो आपकी लैंग्वेज और दूसरा रिलीजन। कल्चर वर्ड भी यूज होता है, पर कल्चर जो होता है उसकी डेफिनेशन नहीं होती, वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। हम तो बोल नहीं देते वर्क कल्चर, तो कल्चर बहुत ब्रॉड टर्म है। तो जो माइनॉरिटीज बनती है वो 2 वर्ड्स के बेसिस पे, वन इज योर लैंग्वेज एंड दूसरा आपका रहता है रिलीजन। क्या माइनॉरिटी जो आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हो उसमें क्या माइनॉरिटी वर्ड ही मेंशन है? कितने बोलते हैं कि यस? नए स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, अभी आपने करने हैं वो टॉपिक्स। ठीक है, आपके पास 2 आर्टिकल्स आएंगे आज, दैट इज आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। जब भी माइनॉरिटीज की बात आती है कहीं ना कहीं जिक्र होता है आपके आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो पहले तो थोड़े से पास्ट में चलते हैं कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी इसका सेटअप कैसे हुआ। तो आपको पता है ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे एक टाइम पे, कॉलोनीज बना के। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, हिंदूज, जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें तो ऑलरेडी क्या चल रहा था, कास्ट सिस्टम चल रहा था। और जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया जो हिंदूज भी हैं जो हायर कास्ट हैं उनको हम क्या करेंगे, एडुकेट कर देंगे। अब देखो मेंटली कैसे उन्होंने गेम्स खेली। उन्होंने बोला जो हायर कास्ट है ना हिंदूज की उनको हम एडुकेट कर देंगे, उनको पढ़ा देंगे, उनके ऊपर 1 लाख रुपया पहली बार ब्रिटिशर्स ने लगा दिया। जो आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स पढ़ते हो उसके अंदर एक्ट्स पढ़ते हो, तो हायर वालों का तो निकल गया काम। फिर उन्होंने बोला कि जो हायर वाले होंगे वही लोअर कास्ट वालों को भी पढ़ा देंगे। सो कॉल्ड कास्ट वर्ड यूज हो रहा था ना, आप हिस्ट्री में देखते हो, तो लो कास्ट वालों को पढ़ा देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हायर वाले और हायर होते गए, वही अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिली। पर वहीं पे एक और जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी थी वो थी मुस्लिम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नाम है सर सैयद अहमद खान। उन्होंने देखा, वो ब्रिटिश यानी कि वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ब्रिटेन भी जाते हैं उनका कल्चर देखने के लिए, वहाँ से लेटर भी भेजते हैं इंडिया के अंदर कि मैंने यहाँ पे देखा और मैं मेस्मराइज्ड रह गया कि इन्होंने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। रॉ मटेरियल ऑल दो इंडिया से ही जा रहा था ब्रिटेन में, पर स्टिल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी। तो सर सैयद अहमद खान ने बोला कि हिंदूज तो आगे निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो जेलस नहीं थे, वैसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। पर उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को तो पढ़ रही है, अपनी जो रिलीजियस बुक्स है उसको तो पढ़ रही है, पर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी उनको कमी दिखी। ठीक है, कि मॉडर्न एजुकेशन या फिर उस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन वर्ड यूज कर लिया करते थे, जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली हमें काम आएगी उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हमें किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, मॉडर्न एरा की तरफ, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। तो सर सैयद अहमद खान की प्रेजेंस में 1877 में एक कॉलेज ओपन होता है जिसको बोलते हैं MAO, दैट इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बना था तब ये कॉलेज था 1877। 1920 में जाके जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसको दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन दर्जा और बन जाती है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1877 कॉलेज एंड 1920 में एफिलिएशन मिल गया एज अ यूनिवर्सिटी का। फिर टाइम बीतता गया, 1950 आ गया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब इम्प्लीमेंट हो चुका है 26 जनवरी 1950 इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो पार्लियामेंट ने क्या बोला कि जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये नेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दिया गया, पूरे कंट्री के बेसिस पे बोल दिया कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूनिवर्सिटी। पर यहाँ पे अभी जो एक चीज़ थी वो थी माइनॉरिटी शब्द। अब यहाँ पे हम तो बोल रहे थे कि माइनॉरिटी स्टेटस मिल रखा है इसको, पार्लियामेंट ने सडनली बोली है पूरे नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी नेशनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वहाँ पे तो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, फिर माइनॉरिटी वाले रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगेंगे। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होने लगे। इंडिपेंडेंट हुए 1947, 1950 में पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो नेशनली इंपॉर्टेंट है। टाइम बीतता गया, 1951 में हम आए तो वहाँ पे एक अमेंडमेंट कर दी गई। एक्ट्स बनती है ना कोई भी यूनिवर्सिटी जब बनता है, जैसे यूजीसी एक्ट आप सुनते हो 1956 के अंदर बना था। तो 1951 में क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड कर दिया गया, जिसके तहत बोला गया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के अंदर मेंबर्स बन सकते हैं। मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स है वहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी एंटर इन कर सकते हैं। ये हुआ आपके 1951 के अंदर। टाइम और बीता और 1967 का टाइम पीरियड आ गया। 1967 का केस याद रखोगे आप, मे बी प्रीलिम्स में आपको ये केस देखने को मिले, एस अजीज बादशाह, एस अजीज बादशाह। ठीक है, तो ये केस आता है जिसके तहत क्या बोला गया कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी ये ठीक नहीं है। कैसे? क्योंकि ये तो फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस ही नहीं रखेगी। तो 1967 में क्या बोल दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो हटा देना चाहिए। यहाँ पे हटाने की बात हुई कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि 1950 में पार्लियामेंट ने उसको क्या बोल दिया था कि ये नेशनली इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके बाद 1981 में एक और केस आ जाता है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट थी जो, उसमें एक और अमेंडमेंट डाली जिसके तहत बोल दिया कि नहीं, 1967 वाले केस को हम दरख्वास्त करते हैं और यहाँ पे जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको हम माइनॉरिटी का स्टेटस देंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही है, अपने एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो दोबारा से जो माइनॉरिटी स्टेटस था 1981 में दे दिया गया। बिल वगैरह भी आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके, छत्रपति नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने ओपोज भी करा था कि ये नहीं होना चाहिए, जब नेशनली इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से माइनॉरिटी स्टेटस देने की। खैर वो चीज़ पास होगी और यहाँ पे फाइनली जो एएमयू था उसको दोबारा से माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है। नाउ 2005 में क्या होता है, 50% रिजर्वेशन दे दी गई फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, क्योंकि नॉन मुस्लिम भी अब आ चुके हैं। तो यहाँ पे 50% किसको दे दी गई रिजर्वेशन, आपके मुस्लिम्स को ही। मतलब 50% तो कौन सी जनता रहेगी कॉलेज के अंदर, वो आपकी मुस्लिम ही रहेगी। 50% रिजर्वेशन दे दी गई 2005 की बात। अब चली केसेस की बात जिसकी वजह से आज का वर्डिक्ट देखने को मिला। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो 1981 की अमेंडमेंट थी कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस अटेन करेगा, उसको दोबारा से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। यूपीए गवर्नमेंट थी, थोड़े से पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, स्किप कर सकते हो आप, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एएमयू जो था और यूपीए गवर्नमेंट ये अगेंस्ट चले गए कि 1981 में बोला है कि जो एएमयू है उसको हम माइनॉरिटी स्टेटस देते हैं, इसको रिमूव करवा दिया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दी कि ये माइनॉरिटी स्टेटस इसको नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट चेंज तो आइडियोलॉजी भी चेंज। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को विड्रॉ कर लिया, जो डिसीजन आया था पहले अगेंस्ट थे अब विड्रॉ कर लिया खुद को। अब बोला कि हम नहीं मानते ये चीज़ कि ये माइनॉरिटी वाले मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी लिखी है, SC ST OBC EWS उन सबके ये अगेंस्ट जा रहा है कहीं ना कहीं। अभी और डिटेल में देखना है केस, फिर आपको और इसके पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे। फाइनली 2019 में 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, कुछ खास डिसीजन नहीं आया, तो अब जाके 2024 में 7 जजेस की बेंच बैठी है जिसके तहत
3 का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अब थोड़ा सा केस का कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले ये आर्टिकल्स बार बार आएंगे तो इनको ध्यान से सुन लो। आर्टिकल 15, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे वहां पे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, जिसमें से पार्ट नंबर 3 जो होगा वो बात करेगा फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, क्या डेफिनेशन बोलते हो आप फंडामेंटल राइट्स की? ऐसे राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और प्रोटेक्शन भी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन की गारंटीज वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पार्ट 3 में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल से लेके? आर्टिकल नंबर 12 टू 35। फिर उसके बाद डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं, पार्ट नंबर 4 शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर 12 टू 35 तो नहीं हमें पढ़ने, हमें वो वाले आर्टिकल आज करने हैं जो आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, या प्लेस ऑफ वर्थ क्या है, ठीक है, कहाँ पे वो पैदा हुआ। इन बेसिस के ऊपर कोई भी स्टेट किसी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, अन्याय नहीं कर सकती। और अब आर्टिकल नंबर 15 के तहत एक आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी आता है, जिसके तहत जो एससी हैं, एसटीज हैं, और आपके डिसएडवांटेज्ड पीपल यानी कि डिसेबल आ जाते हैं, पीपल विद स्पेशल एबिलिटी, वो सारे इंक्लूडेड है। पर वहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको मिलेगी। क्लॉज 5 का मतलब होता है कि और भी स्टेटमेंट्स आ सकती थी, वो फिट नहीं आई ऊपर तो बाद में ऐड करते गए, वो क्लॉज 1 क्लॉज 2 ब्रैकेट में लिखते चलेंगे। 15 क्लॉज 5 के अंदर एससी भी आते हैं, एसटी भी आते हैं, और आपके डिसएडवांटेज्ड जो पीपल होते हैं वो भी आते हैं कि उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस हो। पर एक एक्सेप्शन है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक्सेप्शनल है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। बाकी जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अलाउ है रिजर्वेशन, पर माइनॉरिटी वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं है अलाउ रिजर्वेशन। एससी और एसटी आपको पता होगा वहां पे भी कास्ट बन गई है मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, दैट इज एन एक्सेप्शन। उसके बाद आपने एक आर्टिकल नंबर 21A पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी मैंने सिर्फ ये बोला आर्टिकल 21 के बारे में, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लेके बात करता है। राइट टू लाइफ मतलब साफ हवा के लिए आपके पास राइट है, जो कि आजकल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है आपका राइट टू लाइफ? आपका पर्सनल टाइम होता है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 21। तो कोई अगर बोले तेरा टाइम मेरा टाइम, वो चीज़ ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। अब इसी के अंदर एक और अमेंडमेंट करी गई थी, और उसके तहत हमारे पास एक नया आर्टिकल निकल के आया था। आर्टिकल है आपका आर्टिकल 21A। पहले ये डीपीएसपीज में ही इसकी बात करते थे हम, जो आप पार्ट नंबर 4 के अंदर पढ़ोगे एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 45, उसके तहत वो बात करी थी। पर अब वो आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा, दैट इज राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उम्र रहेगी 6 साल से लेके 14 साल तक की। अब क्या हुआ, जब तक तो डीपीएसपी में था तो स्टेट बाध्य नहीं होती कि वो जरूर मतलब बिल्कुल मैंडेटरी है कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे। पर एक बार अमेंडमेंट कर दी और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, फिर वो चीज़ स्टेट के लिए कंपलसरी हो जाती है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन आपका एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया आर्टिकल नंबर 21 के अंडर, दैट इज आर्टिकल 21A। डन। एक केस भी था यहाँ पे, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत बोला गया था कि प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, एक अभिन्न अंग है आर्टिकल 21 का एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो जस्टिस पुट्टास्वामी थे उनके केस में आया था। ये जो केसेस होते हैं ना लिखे हुए ऐसे, नए स्टूडेंट सुन लेंगे, जैसे वहां लिखा है जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है ठीक है। इसका मतलब होता है इन्होंने केस फाइल किया है, किसके अगेंस्ट किया है तो वो आगे लिखा होता है, ठीक है, वर्सेस लड़ाई हो रही है दो के बीच में। हाँ उसी में था, पर उसकी बात नहीं करी अभी मैंने, क्योंकि हम एजुकेशन पे फोकस कर, इसी का ही था वो। बहुत सारी जजमेंट्स आती हैं, ये नहीं होता, हम वो वाला पार्ट यूज करेंगे जो माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी क्योंकि हमें एजुकेशन के ऊपर बात करनी है तो सिर्फ उतना सा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। जैसे बोमई केस सुना होगा आपने, तो उसका भी एक डॉक्ट्रीन वाला पार्ट यूज करेंगे, बाकी उसके अंदर तो बहुत सारी जजमेंट्स आ रखी थी, तो सारा नहीं करना होता, जितना आर्टिकल के लिए रेलिवेंट है उतना देखेंगे। फिर अब आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 कहीं ना कहीं किससे बात करेगा, रिलीजन को लेके,
और जो आपका आएगा आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ये इंपॉर्टेंस दिखाएगा आपको माइनॉरिटीज की। मैंने इंपॉर्टेंस बोला, ये नहीं बोला कि वर्ड माइनॉरिटी लिखा होगा वहां पे। इंपॉर्टेंस दिखाएगा, कैसे दिखाएगा अभी देखते हैं। पहले आर्टिकल 25 देख लो। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब आपकी चॉइस है, आप किस धर्म को मानते हो, आपकी आत्मा क्या कहती है, किस गॉड या क्रिएचर में आप बिलीव करोगे। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। फिर आया प्रोफेस, आप ओपनली बोल सकते हो कि मैं इस धर्म में बिलीव करती हूँ। कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई हिंदू होगा, ओपनली बोल रहे हो आप कि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। देन प्रैक्टिस, आप अपने रिचुअल सेरेमनीज अपने रिलीजन के हिसाब से करोगे। देन प्रोपेगेशन, इंस्टीट्यूशन बना के आप प्रोपेगेट भी कर सकते हो, अनटिल और अनलेस आपका आर्टिकल नंबर 13 वायलेट ना हो, जिसके अंदर आता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप पे नजर भी रखेगी कि ऐसे नहीं कि आप फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड कर दिया और आप उसका मिसयूज करना शुरू कर रहे हो। प्रोपेगेशन आ जाएगा। जैसे बिलीफ इज डिफरेंट और किसी की अगर कन्वर्जन करवा रहे हो तो फिर वो वायलेशन है, समझ गए। तो यहाँ पे 3 P आएंगे, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे लिख दिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर ये चीज नहीं वैलिड होती। तभी तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, याद होगा आपको, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा दी थी, तो दैट वाज द वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल नंबर 25। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये चीजें नहीं अलाउड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 26। जितने भी आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन है, मतलब कोई भी इंसान जिस भी धर्म को फॉलो कर रहा है उसका इंस्टीट्यूशन बना सकता है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बाहर से फंड्स आएंगे आपको तो बना सकता है। प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, जैसी मर्जी हो, प्रॉपर्टी भी यहाँ पे रख सकता है। आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कि कोई भी टैक्स लिवाए नहीं किया जाएगा जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के फंड होंगे, पर फी कैन बी इम्पोज्ड। जैसे किसी मंदिर वगैरह में आप जाते हो, गवर्नमेंट्स के अंडर आगे होते हैं टेम्पल्स, ठीक है, तो बाहर एक फी लगती है आपसे कि 10 रुपए 20 रुपए एंड ऑल। तो फी कैन बी लिवाइड, पर टैक्स लिवाए नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं किसने दिया है, पब्लिक ने दिया है ना। तो टैक्स यहाँ पे लिवाए नहीं होता, बट यस जो आपका फीस है उसको चार्ज किया जा सकता है ताकि आपको बेटर फैसिलिटीज मिले। अंदर वॉशरूम्स होते हैं मंदिरों के अंदर, तो उसकी भी तो मेंटेनेंस करनी है, तो उतनी सी फीस ली जाती है। एंड आर्टिकल नंबर 28 में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप रिलीजन की प्रोपेगेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 आता है। अब यहाँ पे मैंने तो आपको माइनॉरिटी लिख के दे दिया है, पर जब आप बुक खोलोगे अपनी एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत को, तो वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और जब सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी की भी बात होती है और मेजॉरिटी की भी बात होती है। बनारस हिंदू कॉलेज, तो हिंदू तो यहाँ पे फिर मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। पर जो केसेस पढ़ोगे आप जनरली वो किसके आएंगे, माइनॉरिटीज के, ठीक है। तो माइनॉरिटीज की बात होती है। तो आर्टिकल नंबर 29 में बोला है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर हमने बात करनी है सिर्फ माइनॉरिटी की, इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटी ऐड कर दिया। अदरवाइज क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, ये आपको बताने के लिए, हाँ, बाकी मैंने ये बता दिया कि वैसे बुक देखोगे तो उसमें लिखा है सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फिर आगे एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों आएंगे, ठीक है। रिलीजन तो दोनों का ही है ना, माइनॉरिटी हो वो चाहे से मेजॉरिटी हो। तो यहाँ पे माइनॉरिटी भी मिलेगा आपको, मेजॉरिटी भी। हम आर्टिकल 29 पढ़ रहे हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनॉरिटी ओनली, इसलिए यहाँ पे माइनॉरिटी लिखा हुआ है। तो जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो अपने रिलीजन को या लैंग्वेज को मेंटेन भी कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो वो उनका फंडामेंटल राइट है। और व्हेन कम्स टू द आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 में बोला गया है कि जो माइनॉरिटी है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। एस्टेब्लिश का मतलब है जैसे अभी आपने एएमयू की एस्टेब्लिशमेंट देखी, 1877 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ, राइट। और फिर जाके 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई उसकी। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो ऑफिशियल उसको चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से एग्जाम्स होने चाहिए, कोर्स कंडक्ट होना चाहिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज अलाउड है एज पर द आर्टिकल नंबर 30। अब आपको आर्टिकल समझने में ज्यादा टफ नहीं लगेगा, पर अगर शर्त है कि अगर ये आर्टिकल्स आपको समझ आए। क्लियर, ऑनलाइन आपको भी क्लियर है। मनोज आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको, फी एंड टैक्स मैंने दे दिए थे एग्जाम्पल्स, बता दो अगर फिर भी नहीं पता चला हो। ओके, अब थोड़ा सा केस के बारे में देखते हैं।
तो एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, 4:3 का रेशो है, और मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने बोला है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो कैसा इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आएंगी बार बार, एक रहेगा माइनॉरिटी शब्द, तो माइनॉरिटी के आपने आर्टिकल्स देख लिया, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में बात करी गई है। माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पे बस बेस बताया है कि किस बेसिस पे आप माइनॉरिटी बोल सकते हो, तो वो रिलीजन और लैंग्वेज रहेगी। एक आएगा माइनॉरिटी और एक को बार बार लिखेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट होंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट मिलेंगे आपको। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी वाला इंस्टीट्यूशन है तो उसको जो माइनॉरिटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब माइनॉरिटी स्टेटस को इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ जी हम अभी भी क्या है, माइनॉरिटी हैं। और अगर बाई चांस माइनॉरिटी स्टेटस है पर दिख कैसा रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस के पर्पज से, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यूजीसी की कहीं ना कहीं फॉलो हो रही हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो चीज वायलेट करेगी कि आपको जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो नहीं दिया जाएगा। अब इलाहाबाद जो हाई कोर्ट था उसने कौन सा देखा होगा कि ये जो माइनॉरिटी है कहीं ना कहीं इस तरफ को शिफ्ट हो रही है, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेशन निकाली है तो वो देखेंगे कि नहीं अभी भी क्या है, माइनॉरिटी स्टेटस है। तो ये पहले ही बता दी मैंने आपको चीजें। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 30, जहां पे क्या बोला गया है कि एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के, जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। उसके बाद दो कंडीशन बोली कि अगर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद को मानते हैं कि वो अभी भी माइनॉरिटी हैं, अगर वो अभी भी मानते हैं कि वो अभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, माइनॉरिटी को बेनिफिट्स वैसे ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनी है। और अगर वो मानते हैं कि नहीं है हम माइनॉरिटी स्टेटस के अंडर, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे जनरल यूनिवर्सिटीज में चल रहा है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है, कोटाज एंड ऑल, तो वैसे ही इनको भी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। फिर अभी हमने देखा कि 50% रिजर्वेशन दी थी, तो फिर वो रिजर्वेशन भी पूरी डाइल्यूट कर जाएगी, और जैसे जनरल यूनिवर्सिटीज के अंदर चल रही है वैसे यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। नाउ ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ इंडिसियाज बोलेंगे इनको, प्रिंसिपल्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। पहला बोला है कि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस चेक करना है तो कुछ चीजें उसकी चेक कर लो, जैसे चेक द फाउंडर एंड पर्पस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, मतलब फाउंड किसने करी थी और क्या पर्पस से फाउंड करी